दोस्तों नमस्कार, स्टे टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दृष्टि पार्ट 4 करेंगे। पिछली क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप घटनासार के लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एससीओ के 8 आश्चर्यों में शामिल। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के गुजरात राज्य में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ के 8 आश्चर्यों में शामिल करने की घोषणा की। भारत यात्रा पर आए एससीओ के महासचिव व्लादिमीर नोरेव ने इसकी सूचना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को दी। कमेंट बॉक्स में बताइए, हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर की कौन सी पुस्तक चर्चा में थी। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी 182 मीटर है। यदि आधार को भी जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई इसकी हो जाती है आधार सहित 240 मीटर। ठीक है, यदि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई मीटर की जगह फीट में पूछ ली जाती है तो याद रखना आपको 597 फीट ऊंची है। ठीक है, और अगर मीटर में पूछेगा तो 182 आपको याद ही है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का अनावरण किया था। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला रखी गई थी 31 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है जिसे गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित साधु बेट द्वीप पर निर्मित किया गया है। तो इन रेंजेस को जरूर याद रखिएगा, स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एक निजी क्षेत्र की कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, उसके द्वारा। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया है? प्रख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार ने। नाम याद रखना है। एससीओ के 8 आश्चर्य हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत का, आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टेमगेली कजाकिस्तान का, डेमिंग इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स चीन का, लेसिक इजिकुल किर्गिस्तान की, ग्रेट मुगल हेरिटेज एट लाहौर पाकिस्तान, गोल्डन रिंग सिटीज रूस, नौरोज पैलेस ताजिकिस्तान, पाई कैलन कॉम्प्लेक्स उज्बेकिस्तान। याद रखना है। अगली अपडेट देखते हैं। बोगनविले की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह। वर्तमान में बोगनविले पपुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र या राज्य है। बोगनविले की खोज 1768 में फ्रांसीसी खोजकर्ता लुइस एंटोलियन डी बोगनविले ने की। इनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नामकरण बोगनविले कर दिया गया। वर्ष 1976 में पपुआ न्यू गिनी की सरकार तथा बोगनविले के प्रतिनिधियों के मध्य हुए समझौते के तहत पपुआ न्यू गिनी के एक प्रांत के रूप में बोगनविले की सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई है। 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2019 के मध्य बोगनविले में जनमत संग्रह कराया गया। यह जनमत संग्रह बोगनविले को पूर्ण स्वतंत्र या पपुआ न्यू गिनी के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के संदर्भ में कराया गया है। हालांकि ये जो जनमत संग्रह है उसमें अधिकतर लोगों ने लगभग 19.7% लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प चुना जनमत संग्रह में। लेकिन ये जनमत संग्रह गैर बाध्यकारी है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में अंतिम निर्णय पपुआ न्यू गिनी की राष्ट्रीय संसद में मतदान द्वारा लिया जाएगा, जो पपुआ न्यू गिनी सरकार और स्वायत्त बोगनविले सरकार के बीच बातचीत के बाद होगा। वैश्विक राजनयिक सूचकांक ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019। वैश्विक राजनयिक सूचकांक विश्व में 61 देशों के दूतावासों एम्बेसीज, वाणिज्य दूतावासों कॉन्सुलेट, स्थायी मिशनों परमानेंट मिशंस और अन्य राजनयिक केंद्रों के विश्व में फैले संजाल नेटवर्क के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। ध्यातव्य है कि वैश्विक राजनयिक सूचकांक का प्रथम संस्करण मार्च 2016 में जारी किया गया था। तो 2019 वाला तीसरा संस्करण है। सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। चीन ने वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में अमेरिका को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखना है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक राजनयिक केंद्रों डिप्लोमेटिक पोस्ट की स्थापना की है। वर्ष 2019 तक चीन के 276 दूतावास, वाणिज्य दूतावास, स्थायी मिशन, अन्य राजनयिक केंद्र विश्व में स्थापित हैं। ये अमेरिका से 3 अधिक हैं। तो अभी तक 16, 17, 18 की रैंकिंग में अमेरिका प्रथम पे था, लेकिन 2019 के इंडेक्स में कौन फर्स्ट आ गया है? चाइना फर्स्ट आ गया है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 12वां है। वर्ष 2019 तक विश्व के विभिन्न देशों में भारत के 123 दूतावास, हाई कमीशंस तथा 54 वाणिज्यिक दूतावास स्थित थे।
वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में G20 देशों में भारत की रैंक 11वीं है और एशियाई देशों में तीसरी रैंक है। अगली अपडेट देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया था? जारी किया था द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष का थीम क्या था इसका? आतंकवाद के प्रभाव का मापन, मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। वर्ष 2019 की रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाने वाले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 7वां संस्करण है। प्रस्तुत रिपोर्ट वर्ष 1970 से 2018 के दौरान वैश्विक आतंकवाद के स्वरूप, उसकी कार्य पद्धति पर संक्षिप्त एवं सारगर्भित प्रकाश डालती है। वर्ष 2018 में आतंकवादी घटनाओं के कारण 15,952 मौतें हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.2% कम है। ठीक है, वर्ष 2018 में आतंकवाद के कारण हुई संपूर्ण क्षति का PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर मूल $33 बिलियन रहा, जो वर्ष 2017 के स्तर की तुलना में 38% की गिरावट को प्रदर्शित करता है। साथ ही आपको याद रखना है, जो भारत का GDP अगर हम देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, तो विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, और अगर आप अमेरिकी डॉलर में विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो 5वें स्थान पर है, याद रखना है। खैर, ये टॉपिक से अलग बात हो गई। वर्तमान में ISIL को पीछे छोड़कर तालिबान विश्व का सर्वाधिक घातक आतंकवादी समूह बन गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष देशों का स्थान इस प्रकार है। तो पहले नंबर पर है अफगानिस्तान। ठीक है, जहां से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है उन कंट्रीज़ की रैंकिंग नहीं है, बल्कि उन देशों की रैंकिंग है जो आतंकवाद से ज़्यादा प्रभावित रहे। तो पहले नंबर पर प्रभावित रहा अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर इराक और तीसरे नंबर पर नाइजीरिया। वर्ष 2003 के बाद से यह प्रथम अवसर रहा है जब इराक को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इस वर्ष की रैंकिंग में इराक दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अभी हमने पढ़ा अफगानिस्तान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के अनुसार वर्ष 2002 और 2018 के मध्य दक्षिण मध्य एशिया आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। याद रखना है, भारत इस सूचकांक में 7वें स्थान पर रहा है। स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जो कि अत्यंत गंभीर स्थिति को सूचित करता है। वर्ष 2018 में आतंकवाद से होने वाली सर्वाधिक मौतों की दृष्टि में अगर रैंकिंग निकाली जाए तो भारत का विश्व में 9वां स्थान है। ठीक है, आतंकवाद से प्रभावित कितना है उस हिसाब से रैंकिंग दी जाए तो 7वां स्थान है, और आतंकवाद के कारण जो मौतें हुई हैं इसको दृष्टि में रखकर रैंकिंग निकाली जाए तो भारत का स्थान 9वां है। जबकि इसी अवधि में हुए आतंकी हमलों की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। अगली अपडेट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आगे देखते हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में असफल देशों पर राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव डालना है। साथ ही उन देशों को रेखांकित करना है जिन्होंने जलवायु संरक्षण कर सबसे अच्छा काम किया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार 2005 में जारी किया गया था। 10 दिसंबर 2019 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 मैड्रिड स्पेन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। तो आपको यहाँ याद रखना कि COP25 कहाँ हुआ था? स्पेन मैड्रिड में। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्पेन मैड्रिड में। ठीक है, यह सूचकांक 4 श्रेणियों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरणीय ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर समग्र देशों की रैंकिंग निकाली जाती है। तो आप इन 4 बेसिस को जरूर याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि COP25 के अध्यक्ष चिली को पहली बार जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक और फैक्ट मिल गया। COP25 का अध्यक्ष कौन था? चिली था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्पेन मैड्रिड में। कोई भी देश समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सका, इसलिए इस बार फिर समग्र रैंकिंग में पहले 3 स्थान रिक्त रहे। वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है। पहले 3 स्थान रिक्त हैं और चौथा अगर हम कहा जाए तो उसमें स्वीडन है। ठीक है, वैसे शीर्ष स्वीडन है, लेकिन चूंकि 3 स्थान रिक्त छोड़े गए हैं क्योंकि कोई भी देश सूचकांक की जो श्रेणियां हैं उसमें उत्कृष्ट
प्रदर्शन करने में असफल रहा, इसीलिए चौथा स्थान दिया गया है स्वीडन को, 3 को रिक्त छोड़ दिया गया है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाएगा शीर्ष पे कौन है, तो आपको स्वीडन ही टिक करना है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान यानी 61वां स्थान प्राप्त हुआ है यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, याद रखना है। भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग कितनी है? 9वीं है, ठीक है। भारत ने पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में जगह बनाई, यानी कि पर्यावरण से जो परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण का, उसको टैकल करने के लिए हमारे जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और भारत जलवायु संरक्षण के लिए सही कदम उठा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत की रैंक कौन सी है? 9वीं है, पहले नंबर पर है, शीर्ष पर है, पहले नंबर पर ना बोलें, स्वीडन। और लास्ट 61th रैंक है यूएसए की। वर्ष 2020 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। उल्लेखनीय है कि 2019 में सूचकांक में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो देखिए 2019 में मिला था 11वां स्थान, 2020 में मिला है 9वां स्थान, ठीक है। तो 2 अंकों का सुधार किया है। अगली अपडेट है इक्वाडोर ओपेक से बाहर होने का निर्णय। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देश है, उनका एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। स्थापना के समय 5 देश इसमें शामिल थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक है। ये संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। बाद में इसमें अन्य देश शामिल हो गए, कुल संख्या हो गई है 14। 1 अक्टूबर 2019 को इक्वाडोर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म है, की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है, ठीक है। यह निर्णय 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। इक्वाडोर ओपेक में वर्ष 1973 में शामिल हुआ था, लेकिन स्वैच्छिक रूप से वर्ष 1992 में इस संगठन से बाहर हो गया था। 2007 में इसने इसे पुनः ज्वाइन किया और अब फिर से इसको छोड़ दिया है, ठीक है। अब इक्वाडोर ने जब ओपेक को छोड़ दिया तो अब सदस्य देशों की संख्या 14 से 13 हो गई है। साथ में याद रखिएगा 2019 में 1 जनवरी को कतर ने भी ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी। आगे देखते हैं भारतीय नम मरियम थ्रेसिया का संत घोषित। हालांकि जो कहानी दी है इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन एक बार बता देते हैं। कैथोलिक ईसाईयत में संत की उपाधि दी जाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं समय साध्य प्रक्रिया 13वीं सदी में प्रारंभ हुई थी, जिसे तत्कालीन पोप ने आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रक्रिया में संतत्व घोषित करने के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में काफ़ी लिखा पढ़ी, बहस और जांच होती है। इस प्रक्रिया के 3रे और 4थे चरण के लिए कम से कम एक चमत्कार का उदाहरण आवश्यक होता है, जो कि उस संत द्वारा या उसकी समाधि पर की गई प्रार्थना द्वारा किसी असाध्य रोग से ठीक होने के रूप में होता है, ठीक है। वेटिकन की एक समिति इस चमत्कार की जांच कर जब इसकी पुष्टि कर देती है तो पोप वेटिकन के समारोह में संतत्व की आधिकारिक घोषणा की जाती है। याद रखना है, हालांकि राम कहानी बस याद रख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 अक्टूबर 2019 को रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स स्क्वायर में आयोजित एक विशेष प्रार्थना सभा में भारतीय नन मरियम थ्रेसिया सहित 5 व्यक्तियों को संत घोषित किया है। तो मरियम थ्रेसिया का आपको नाम याद रखना है। मरियम थ्रेसिया केरल के त्रिशूर में मई 1914 में कॉन्ग्रीग्रेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द होली फैमिली की स्थापना की थी, ठीक है। और इनकी लगभग शायद 1926 में डेथ हो चुकी है। तो वेटिकन सिटी में जो समारोह था उसमें विदेश मंत्री वी मुरलीधरन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2019 को अपने मन की बात कार्यक्रम में सिस्टर मरियम थ्रेसिया के पोप द्वारा संत घोषित किए जाने का उल्लेख किया था। याद रखना है आपको। उल्लेखनीय है कि मरियम थ्रेसिया सहित साइब्रो मालाबार चर्च केरल के कुल 4 व्यक्तियों को अब तक संत घोषित किया जा चुका है। इस चर्च से संबंधित 3 अन्य व्यक्ति जिन्हें संत घोषित किया गया है वे हैं सिस्टर अल्फोंसा, फादर कुरियाकोस चवारा, सिस्टर यूफ्रेशिया, ठीक है। तो आपको नाम मेनली याद रखना है किसका? मरियम थ्रेसिया का। साथ में याद रखना है इस चर्च के 3 अन्य लोगों को भी संत घोषित किया गया। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अगली अपडेट है अबू धाबी में विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय खोला गया है। हाल ही में 16 अक्टूबर 2019 को संयुक्त अरब अमीरात
यूएई द्वारा विश्व के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय अबू धाबी में उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा गया है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय का नामकरण अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के नाम पर किया गया। उनका नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यह विश्व का प्रथम स्नातक स्तरीय अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, 9 फरवरी 2019 को अबू धाबी न्यायिक विभाग ने हिंदी को न्यायालयों के प्रयुक्त की जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। ध्यातव्य है कि अबू धाबी की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी का प्रयोग अभी तक किया जाता था। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हिंदी को भी न्यायिक भाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। आप देखते हो कि भारत का तो वर्ग यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह कंट्रीज में कमाने के लिए जाता है। अगली अपडेट देखते हैं। मुंबई और हैदराबाद यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यूसीसीएन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक रणनीतिक घटक स्ट्रैटेजिक फैक्टर के रूप में रचनात्मकता क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया जाता है वे हैं, कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हैं? शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे अजोलो ने 66 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया है। 31 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड सिटीज डे। इस प्रकार अब यूनेस्को की रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 246 तक पहुंच गई है। जिन 66 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है उनमें 2 भारतीय शहर शामिल हैं, मुंबई और हैदराबाद। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में जबकि हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। तो हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसी को रद्द लीजिए एकदम। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में जयपुर शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में, वाराणसी को संगीत की श्रेणी में और वर्ष 2017 में संगीत की श्रेणी में चेन्नई को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है कौन कौन शामिल है। जयपुर, ठीक है, चेन्नई, बनारस और अभी हाल में शामिल हुए हैं आपके हैदराबाद और मुंबई। अगली अपडेट है जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता। तो ये जो डिटेल दे रखी है पेरिस समझौते संबंधित है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसकी स्टेटमेंट बनाकर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, वर्ष 2015 का पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए यूएनएफसीसी के पक्षकारों पार्टीज ऑफ यूएनएफसीसी द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर कम कर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने हेतु किया गया एक समझौता है। इस समझौते के तहत 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरा के औसत तापमान स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं। 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग प्री इंडस्ट्रियल एरा कि औसत तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि नहीं होने दी जाएगी। देशों का यह प्रयास हुआ कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक रखा जाए। साथ ही इसमें विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य प्राप्ति हेतु $100 बिलियन प्रति वर्ष देने और भविष्य में इसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दिखाने की बात कही गई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 को से लागू है। अच्छा, आप ये बताइए $100 बिलियन जो विकासशील देशों को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि विकासशील देश जो होते हैं वो लगातार औद्योगिक विकास कर रहे होते हैं जिसके कारण ज़्यादा पॉल्यूशन एमिट करेंगे। तो ये इस पैसे का प्रयोग करके ग्रीन टेक्नोलॉजी खरीद पाएँ, ठीक है, ऐसा इनोवेशन कर पाएँ जिससे जो एमिशन है कार्बन का वो कम से कम हो, इसीलिए अमाउंट प्रदान किया जाता है, याद रखना है। आगे देखते हैं। 7 अक्टूबर 2019 को रूस ने पेरिस समझौते का अनुसमर्थन रेटिफिकेशन कर दिया है। इसके साथ ही रूस पेरिस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। ज्ञातव्य है कि रूस ने समझौते पर अप्रैल 2016 में ही हस्ताक्षर किया था, किंतु अपने राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर इसके अभी हाल में इसका अनुसमर्थन नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अब रेटिफाई कर दिया है, इसका अनुसमर्थन कर दिया है।
4 नवंबर 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते से बाहर होने के अपने निर्णय से अवगत कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक औपचारिक अधिसूचना प्रेषित कर दी। इस प्रकार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 28(1) और 2 के तहत अमेरिका 4 नवंबर 2020 से समझौते से बाहर हो जाएगा। फरवरी 2020 में किर्गिस्तान एवं लेबनान के पेरिस समझौते का अनुसमर्थन करने के पश्चात इसके पक्षकार देशों की संख्या 189 हो गई है और भारत भी इसका एक पक्षकार है। ठीक है, कब बना था? 2016 में। अगली अपडेट है ब्राजील में भारतीयों को वीजा मुक्त प्रवेश। 24 अक्टूबर 2019 को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने अपनी चीन यात्रा के दौरान पर्यटन तथा व्यावसायिक उद्देश्यों से ब्राजील की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों हेतु वीजा प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की अपनी योजना की घोषणा की। साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताइए 26 जनवरी 2020 को किस देश के राजनयिक या नेता को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ब्राजील ने भारत के साथ चीन के नागरिकों को भी यह सुविधा प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को ब्राजील की यात्रा करने हेतु एक वैध वीजा की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस घोषणा के बाद आवश्यकता नहीं होगी, जबकि भारत के सरकारी, ऑफिशियल एवं राजनयिक पासपोर्ट धारक बिना वीजा प्राप्ति किए 90 दिनों तक की अवधि के लिए ब्राजील की यात्रा कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा मित्र देशों जैसे ब्राजील के नागरिकों को ई वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि भूटान, फिजी, मॉरिशस, सेनेगल, सर्बिया आदि देशों ने भी भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान की है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं करतारपुर कॉरिडोर समझौता। 26 नवंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर की आधारशिला का शिलान्यास मानगांव जिला गुरदासपुर पंजाब में किया। करतारपुर कॉरिडोर भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर में स्थित डेरा बाबा नानक से शुरू होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल में स्थित करतारपुर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में निर्मित होने वाले कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को किया। उल्लेखनीय है कि इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत से सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा बिना वीजा के कर सकेंगे। तो आपको याद रखना है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। ठीक है, ध्यातव्य है कि करतारपुर में गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे और 1539 में वहीं शरीर त्याग दिया था। वहीं दूसरी तरफ डेरा बाबा नानक में गुरु नानक जी ने लंबे समय तक वास किया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में गुरु नानक देव की जन्म की 550वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। जो यात्रा होगी ये वीजा मुक्त होगी, लेकिन तीर्थ यात्रियों को एक वैध पासपोर्ट ले जाना आवश्यक होगा। गलियारा सुबह से शाम तक खुलेगा। सुबह यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उसी दिन लौटना होगा। तीर्थयात्रियों के पास अकेले या समूह में जाने, पैदल यात्रा करने का विकल्प होगा। कुछ विशेष दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो गलियारा वर्ष भर चालू रहेगा। विशेष दिनों की जानकारी पहले ही दे दी जाएगी। पाकिस्तान पक्ष ने भारत को लंगर और प्रसाद के वितरण के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान द्वारा यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति $20 की दर से सेवा शुल्क सर्विस चार्ज लिया जाएगा। हालांकि भारत द्वारा इस शुल्क का विरोध किया जा रहा है। 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा बाबा नानक गुरदासपुर पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर के एकीकृत चेकपोस्ट इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया और तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। तो 9 नवंबर 2019 याद रखिएगा। यह एकीकृत चेकपोस्ट भारतीय तीर्थयात्रियों की पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा को सुगम बनाएगा। अगली अपडेट देखते हैं गुरु नानक देव की 550वीं जयंती और प्रमुख तथ्य क्या है इससे संबंधित। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज स्थापित किया गया। ठीक है, बर्मिंघम विश्वविद्यालय यूके के अतिरिक्त कनाडा के एक विश्वविद्यालय में भी गुरु नानक देव की पीठ चेयर स्थापित की जाएगी। 28 अक्टूबर 2019 को एयर इंडिया ने 550वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की पूंछ में टेल में एक ओंकार को चित्रित किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखिएगा बर्मिंघम विश्वविद्यालय वाला।
पाकिस्तान सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल ही में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है। आपके विकल्प होंगे पाकिस्तान, भारत, ठीक है, यूके, तो आपको टिक लगाना है पाकिस्तान। अगली अपडेट है बगदादी का अंत। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस का नेतृत्व करता लीडर अबू बकर अल बगदादी 26 और 27 अक्टूबर 2019 की रात उत्तरी पश्चिमी सीरिया में अमेरिका के विशेष सैन्य बल की कार्रवाई में मारा गया। अमेरिकी विशेष बलों द्वारा यह कार्रवाई उत्तरी पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत स्थित बरीसा गांव में की गई। ठीक है, सीरिया का इदबिल प्रांत और बरीशा गांव में की गई। बगदादी के विरुद्ध अमेरिका विशेष बलों के इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका की दिवंगत मानवाधिकार कार्यकर्त्री कायला म्यूलर के सम्मान के रूप में उनके नाम पर रखा गया था। आपने कायला म्यूलर के नाम को सुन रखा होगा। ठीक है, इनका अपहरण आईसीस ने कर लिया था 2013 में और 2015 में इनकी मौत की पुष्टि कर दी थी आईसीस ने ही, और बड़ी यातना दी थी इस 2 साल के समय अंतराल में। 31 अक्टूबर 2019 को आईसीस ने अबू बकर अल बगदादी की मृत्यु की पुष्टि की तथा अपने एक नेता के रूप में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी के नाम की घोषणा की। ठीक है, तो यानी कि बगदादी के बाद अब नए नेता कौन बन गए हैं आईसीस के? इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। अगली अपडेट देखते हैं। हैती में यूएन शांति मिशन समाप्त। इसकी स्थापना 1945 के पश्चात से संयुक्त राष्ट्र लगातार विश्व में शांति स्थापित करने में संलग्न है। इसी उद्देश्य से संघर्षरत क्षेत्रों में यूएन पीस कीपिंग मिशन संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन जहां कुछ क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हुई हैं वहीं यूएन के शांति सैनिकों पर विभिन्न प्रकार के आरोप भी लगते रहते हैं। इसी दिशा में हैती में संचालित यूएन पीस कीपिंग मिशन के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए हैं। 15 अक्टूबर 2019 को हैती में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन को समाप्त कर घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2004 में यूएन स्थिरता मिशन यूनाइटेड नेशनलाइजेशन मिशन इन हैती के साथ हुई थी। ठीक है, स्टेबलाइजेशन मिशन है यूएन स्थिरता मिशन। यह मिशन हैती में बदहाल होती राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि हैती में यूएन स्थिरता मिशन यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन 15 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो गया था। अगली अपडेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन 2 देश शामिल थे इसके लॉन्च में? भारत और फ्रांस। कब लॉन्च किया गया था? जब पेरिस में संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 था 30 नवंबर 2015 को। यह संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि का निवेश करना, सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती की गति प्रदान करना है। आईएसए की औपचारिक स्थापना 6 दिसंबर 2017 को की गई थी। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। इसकी प्रथम सभा 3 अक्टूबर 2018 को आयोजित की गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली आईएसए सभा के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आईएसए की दूसरी सभा का शुभारंभ किया। इस सभा में 78 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। इस दौरान 2 देशों इरिट्रिया, सेंट किट्स एंड नेविस ने 31 अक्टूबर 2019 को आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोनों देशों के नाम याद रखना है, इरिट्रिया और सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है, 30 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार 87 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तथा 67 देशों ने इसका अनुसमर्थन किया, इसको रेटिफाई किया है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि आईएसए सभा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शीर्ष निर्णय निर्माण निकाय है जो विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय तथा कार्यक्रम संबंधित मुद्दों पर निर्देश देता है। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है,
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019, वर्ष 2019 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन संयुक्त रूप से 2 गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा किया गया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 4 संकेतकों अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगलापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट भुखमरी एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती विषय पर केंद्रित थी। ठीक है, तो विषय याद रखिएगा, इसका सब्जेक्ट याद रखिएगा। वर्ष 2019 की इस रिपोर्ट में विश्व के 117 देशों में पोषण की स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया गया है। विश्व में अल्पोषित लोगों की संख्या वर्ष 2015 में 785 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2018 में 822 मिलियन तक पहुंच गई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य भुखमरी चरम स्थिति पर है। ठीक है, यहाँ की स्थिति क्या है, भयावह है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो अभी हमने देखा कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में एक्सट्रीम हंगर है, जबकि 4 देशों चाड, मेडागास्कर, यमन, जाम्बिया भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन याद रखिएगा। ठीक है, यमन में सर्वाधिक है 61.1। ये हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख कर दिया है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, वास्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि से। आगे देखते हैं, ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लेते हैं। ब्राज़ील की रैंक है 18वीं, रूसी संघ की 22, भारत की रैंक 102 है, जो भारत की गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। ठीक है, कि यहाँ पर जो हंगर की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। चीन 25वां स्थान है, दक्षिण अफ्रीका 59 स्थान पे है, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और स्थिति आप देख रहे हैं खाद्यान्न की क्या है, हंगर की स्थिति क्या है। अंतिम 5 देशों में अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, हमने अभी पढ़ा था, फिर यमन, चाड, मेडागास्कर, जाम्बिया। तो आप बस मध्य अफ्रीकी गणराज्य याद रखिएगा। 2019 में भारत की रैंक 102वीं थी। ठीक है, और इस वर्ष रैंक भारत की कितनी है 2019 में, आप बताइए कितनी है, 102 है। 2018 में रैंक कितनी थी, 103वीं थी। ठीक है, तो 1 अंक का सुधार किया, जो बहुत मामूली सुधार है। अगले अपडेट देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019। 9 अक्टूबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 जारी की गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में सिंगापुर ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि विगत वर्ष यानी 2018 में स्थान मिला था भारत को 58वां। तो 10 अंक का भारत ने इसमें गिरावट दर्ज की है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अंतिम स्थान किसको मिला है, चाड को मिला है, दूसरे स्थान पर यमन है। और ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों में चीन की रैंक है 28वीं, रूस की है 43वीं, दक्षिण अफ्रीका की है 60वीं, भारत की रैंक 68वीं है और ब्राज़ील की है 71 रैंक है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकाली जाती है, शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, 68वां है। पिछले वर्ष कितना था, 58वां था। लास्ट यानी अंतिम स्थान किसको मिला है, चाड को मिला है। देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2019। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र नोबेल की स्थापना स्वरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है ये, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1901 से ही प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में विजेताओं को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के अतिरिक्त सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन ने प्रदान किया था, कि नोबेल
शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये सब पॉइंट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखना है आपको। बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 14 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष का यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया। वे हैं अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। ठीक है, इन 3 अर्थशास्त्रियों को वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। इन अर्थशास्त्रियों के नवीन प्रयोग आधारित दृष्टिकोण ने मात्र 2 दशकों में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को बदल कर रख दिया है, जो अब अनुसंधान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि भारतीय मूल के अभिजीत बैनर्जी वर्तमान में अमेरिका के MIT में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो द्वारा लिखित पुस्तक पुअर इकोनॉमिक्स को गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर नामक पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये बुक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। पुअर इकोनॉमिक्स किसकी किताब है? अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो द्वारा लिखित। ठीक है, इसको हाल ही में गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है। श्री बैनर्जी एस्थर डुफ्लो द्वारा लिखी गई एक नई पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये भी चर्चा में है, तो इसको भी याद रखना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल न्यूनतम आय योजना न्याय योजना के तैयार करने में श्री बैनर्जी की सलाह ली थी। फ्रांसीसी अमेरिकी 46 वर्षीय महिला एस्थर डुफ्लो अभिजीत बैनर्जी की पत्नी है। ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं, याद रखना है। साथ में आपको क्या याद रखना है, इससे पूर्व अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ जे एरो को 51 वर्ष की आयु में 1972 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है अब कौन हो गई है सबसे युवा अर्थशास्त्री? एस्थर डुफ्लो। इसके पहले कौन थे? अमेरिका के अर्थशास्त्री केनेथ जे एरो, ठीक है, जिनकी आयु महज 51 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त एस्थर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की एलिनोर ऑस्ट्रोम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, ये परीक्षा में PCS की 2019 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। अभिजीत बैनर्जी एस्थर डुफ्लो ऐसे 5वें विवाहित दंपति मैरिड कपल्स जिन्होंने साथ साथ एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता है। इस दृष्टि से 4 अन्य विवाहित दंपति की लिस्ट दे रखी है। पियरे मैरी क्यूरी, ठीक है, 1903 फिजिक्स की, इन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिव तत्व की, आपको याद होगा। फेडरिक जूलियट इरीन जूलियट क्यूरी। तीसरा कपल है कार्ल फर्डिनेंड कोरी और गर्टी थेरेसा कोरी। चौथा कपल है एडवर्ड आई मेसर और मे ब्रिट मोसर। ठीक है, इनको चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 2014 में सम्मानित किया गया था। ज्ञातव्य है कि स्वीडन के विवाहित युगल गुन्नार मिर्डेल, अल्वा मिर्डेल भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग विधाओं में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज 2019। 11 अक्टूबर 2019 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह पुरस्कार शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए प्रदान किया गया है। तो किस लिए प्रदान किया गया, इसको भी याद रखना है। साहित्य के नोबेल क्षेत्र का पुरस्कार 2018-19, आपको याद होगा 2018 में साहित्य का नोबेल प्रदान नहीं किया गया था, इसकी घोषणा नहीं की गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। 10 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2019 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके को प्रदान किया गया है, जिन्हें भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की परिधि एवं विशिष्टता का अन्वेषण करने के प्रभावशाली कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया है। 2018 में किसको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्जुक को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप पहले से सुन चुके होंगे। 2018 में इनका एक
उपन्यास था फ्लाइट, जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो हाल में ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। पोलैंड की लेखिका हैं, ठीक है, 2018 के लिए मिला है, ओल्गा टोकार्चुक। ये भी याद रखिएगा 2018 में उनके उपन्यास फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। और 2019 की कौन है? पीटर हैंडके हैं, याद रखना है। अब देख लेते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019। इस बार यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों जॉन बी गुडएनफ, एम स्टेनली विटिंघम, अकीरा एसिनो को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गुडएनफ, स्टेनली, अकीरा, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, पूरा नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। गुडएनफ, स्टेनली, अकीरा, या अकीरा और स्टेनली गुडएनफ हैं, ठीक है। ये भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इन 3 वैज्ञानिकों का पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास हेतु उनके दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि 97 वर्षीय 97 वर्षीय जॉन बी गुडएनफ नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में सम्मानित किए जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो केवल रसायन विज्ञान से बल्कि जितने भी क्षेत्र होते हैं नोबेल प्राइज के, उन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्हें किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना है आपको, ठीक है। कैसे याद करेंगे? स्टेनली और अकीरा रसायन विज्ञान में गुडएनफ हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के से संबद्ध कनाडाई मूल के वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों हेतु वर्ष 2019 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त स्विस वैज्ञानिक मिशेल मेयर और डिडियर क्विलोज को भी सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे एक एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2019 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप कैसे याद करेंगे? इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्विलोज, मेयर और पेबल्स, ठीक है। पूरा नाम याद रखिए। जो आपको नाम कैची लगे बस उतना ही याद करिए। कैची का मतलब जो जल्दी याद हो जाए। उल्लेखनीय है कि मिशेल मेयर और डिडियर क्विलोज ने अक्टूबर 1995 में पहली बार सौर प्रणाली के बाहर किसी ग्रह की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला देखते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019, और शायद ये आखिरी नोबेल प्राइज़ है अब, क्योंकि सारे तो हम पढ़ ही चुके हैं। 7 अक्टूबर 2019 को स्वीडन में वर्ष 2019 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक है। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। किन किन को? विलियम जी काइलन जूनियर को, सर पीटर जी रेडक्लिफ को और ग्रेग एल सेमेंजा को। याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? जूनियर, सेमेंजा, रेडक्लिफ, ठीक है। ऐसे रट लीजिए, 2-3 बार बोलेंगे आपको नाम याद हो जाएगा। इन 3 वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि कोशिकाएं किस प्रकार ऑक्सीजन की उपलब्धता को महसूस और उसके प्रति अनुकूल करती हैं, ठीक है, अनुकूलन करती हैं, याद रखना है। इन 3 चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे एनीमिया, कैंसर, बहुत से ऐसे रोगों को उपचार हेतु नई रणनीतियां बनाने में मार्ग प्रशस्त हो गया है, याद रखना है। आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019। प्रसिद्ध अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति, समूह, विचार, घटना को पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है जिसे उस वर्ष विश्व समुदाय को सबसे अधिक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावित किया है। पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव पत्रिका के संपादकों द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 1999 में पूर्व पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर या वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में वर्ष सबसे प्रभावशाली पुरुष या महिला का चुनाव किया जाता था, इसे वर्ष 1999 में परिवर्तित कर दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर से, ठीक है। 11 दिसंबर 2019 को टाइम पत्रिका ने स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग इस सम्मान को प्राप्त करने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे पूर्व वर्ष 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे, ठीक है। और ये उस समय तक के अभी तक के सबसे युवा थे जब तक ग्रेटा थनबर्ग को नहीं मिला था। और ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है मात्र 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो इसके पहले किसको चुना गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चार्ल्स लिंडबर्ग का नाम याद रखना है आपको।
एक नज़र डाल लेते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग को वर्ष 2019 में किन प्रमुख सम्मानों से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया, राइट लाइवलीहुड अवार्ड से, ठीक है, एम्बेसडर्स ऑफ कंसेंसस अवार्ड से और रेचल कार्सन अवार्ड से, साथ में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर तो ये बनी ही है। तो ये सारे ही याद रखिएगा, ठीक है। किससे संबंधित है सम्मान? ये ग्रेटा थनबर्ग से संबंधित है। इसमें आप एक और अवार्ड ऐड कर लीजिए, अभी मुझे याद आ गया, मानवता के लिए दिए जाने वाला गुलबेकिन पुरस्कार से भी ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हें सम्मानित किया गया 2020 में और ये 2019 के अवार्ड दे रखे हैं। साथ में इनकी एक किताब भी याद रखिएगा, नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रीडर्स पोल के विजेता हांगकांग प्रोटेस्टर्स को घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। पोल की विजेता कौन है? हांगकांग प्रोटेस्टर्स। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही हमने बजट का, चाहे यूपी का बजट हो या भारत का बजट हो, और जो भी आर्थिकी का इंपॉर्टेंट डेटा था उसको एक ही वीडियो में संकलित कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम में भी लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली बेसिस पे क्विज़ वगैरह कराई जाती है। जो भी लास्ट टाइम में स्टडी मटेरियल पॉसिबल हो पाता है उसको भी शेयर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।